हाय गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ द ईसीजी डिस्कशन। यहाँ पर हम एक ऐसे कार्डियक रिदम की बात करेंगे जहाँ पर नॉर्मल पी, क्यू, आर, एस, टी, यू वेव्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो आप देख रहे हैं कि देर इज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ट्विचिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। ट्विचिंग से मेरा मतलब है कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मसल्स कंपन कंपन हो रही है उनमें। तो ये जो कंपन है इसको हम ट्विचिंग बोलते हैं और ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ अ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया, जिसकी वजह से क्लाइंट अगले 4 मिनट में ब्रेन डेड हो जाएगा अगर हम इंटरवेंशन नहीं करते तो। जो करंट टैकीरिथमिया मैंने आपको दिखाया है उसका नाम है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इस पर्टिकुलर क्लाइंट के मैनेजमेंट के लिए हमें तुरंत डिफिब्रिलेशन करना है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो करंट डिवाइसेस फ़िलहाल अवेलेबल हैं वो सारे के सारे 200 जूल्स का डीसी शॉक डिलीवर करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि व्हेन अर्लियर टाइम्स व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट योर टाइम, तब जो डिवाइसेस अवेलेबल थे या जो मॉडल्स अवेलेबल थे वो यूजुअली मोनोफेजिक डीसी शॉक डिलीवर करते थे। ये मोनोफेजिक डीसी शॉक 200 जूल्स पे पहले, फिर उसके बाद 300 जूल्स पे, 360 जूल्स पे दिया जाता था। दो ये पॉइंट मैंने पहले भी बोला है, बट ये क्योंकि एक आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं इसको अब स्लाइड से यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी जो डीसी शॉक दिया जाएगा इस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के क्लाइंट में वो 200 जूल्स का होगा। हम 200 जूल्स बाईफेजिक का डीसी शॉक डिलीवर करेंगे, उसके बाद में हम वेट करेंगे, रिदम बैक टू नॉर्मल आए। लेकिन वेटिंग के टाइम पे सीपीआर कंटिन्यू रहेगा, मतलब एक टीम आपकी कंटिन्यूसली सीपीआर देती रहती है। और जब हम डिफिब्रिलेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एमसीक्यूज में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से रिलेटेड फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटेड। जैसे मैंने पहले बोला, ऑटोमेटिक नहीं बोलना, ऑटोमेटेड बोलना है आपने। और यहाँ पर जो पैडल्स हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, तो दो ये जो डिवाइस है ये आपने कॉमनली मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अपने हॉस्पिटल की इमरजेंसी में तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। ये डिवाइस में जो पैडल्स हैं ये एक पैडल तो राइट साइड द चेस्ट पे डिप्लॉय किया जाएगा, तो लोकेशन क्या रहेगी, दैट वुड बी अबाउट द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो पैडल्स हैं दे शुड नॉट बी टचिंग ईच अदर। और पहले जो आता थे डिवाइसेस उसमें क्या था कि आपको पकड़ना पड़ता था और फिर आप डीसी शॉक डिलीवर करते थे। अभी क्या है कि आप ये नोटिस करेंगे ये जो पैडल्स है इसके नीचे स्टिकर होता है, वो पील ऑफ स्टिकर होता है, उसको निकाल दीजिए एंड इट विल स्टिक टू द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। तो एक पैडल आपने राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे डिप्लॉय कर दिया, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टर्नम ऑफ द पेशेंट। और जो दूसरा वाला पैडल है उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये इधर मिड एक्सिलरी लाइन में, तो इट इज गोइंग इन द एक्सिल ऑफ द क्लाइंट। एंड ऑब्वियसली इस डिवाइस में वायर्स हैं जिससे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। इसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी होता है तो वो आपको बताएगा एनालाइजिंग रिदम, उसके बाद में बोलेगा कि शॉक बीइंग डिलीवर्ड। और इनफैक्ट ये एनालाइज करता है कि क्या ईसीजी में फ्लैट लाइन आ रही है या फिर इस तरीके की ट्विचिंग हो रही है। क्योंकि अगर ईसीजी में फ्लैट लाइन है, अगर ईसीजी में फ्लैट लाइन है तो हम उसको ए सिस्टोल बोलेंगे। ए सिस्टोल में ये कंप्यूटर फायर नहीं करेगा। ए सिस्टोल में डीसी शॉक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। वो टेलीविजन सीरियल्स में ऐसा दिखाते हैं कि फ्लैट लाइन ईसीजी पर डीसी शॉक डिलीवर हो रहा होता है। मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो टेलीविजन सीरियल्स में होता है कि फ्लैट लाइन ईसीजी पर डीसी शॉक डिलीवर हो रहा होता है। कार्डियक अरेस्ट में डीसी शॉक का कोई रोल नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में ए सिस्टोल में जो मेन दवाई आप देते हो जिससे कार्डियक रिदम दोबारा से स्टार्ट होता है वो एड्रेनलिन है, जो कि 1:1000 को आप डाइल्यूट करेंगे, पहले 1:10,000 के डाइल्यूशन में क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एड्रेनलिन कहाँ जाके असर करेगा, तो ये एड्रेनलिन इट विल गो एंड एक्ट ऑन द एसए नोड ऑफ द क्लाइंट। प्लीज रिमेंबर द फैक्ट देयर इज नो रोल ऑफ डीसी शॉक इन अ क्लाइंट विद एसिस्टोल। सिर्फ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये कंप्यूटर अपने आप से रिदम एनालाइज कर लेता है। पैडल्स की पोजीशन मैंने आपको बताई ही है। और जो पुराने डिवाइसेस आते थे उनमें आपको प्रेशर डिप्लाई करना पड़ता था चेस्ट के ऊपर, लेकिन आजकल तो आपको स्टिकर पील ऑफ कर देना, आपको क्लाइंट को टच नहीं करना, उसके बाद में कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉक डिलीवर कर देगा। जो पुराने वाले डिवाइसेस थे तो सॉन्डर्स में मेंशन्ड है कि कितना प्रेशर डिप्लॉय करना है, तकरीबन 25 पाउंड। तो ये तो खैर अमेरिकन वैल्यू, हमारे यहाँ तो किलोग्राम में लेते हैं, तो 25 पाउंड मतलब 400 450 ग्राम से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम 10 केजीज का प्रेशर। लेकिन पॉइंट है कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है ये पुराने डिवाइसेस के लिए, आज के डिवाइसेस में नो टच पॉलिसी है। जस्ट पुट द पैडल्स ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट और उसके बाद में ये कंप्यूटर खुद से रिदम एनालाइज करके डीसी शॉक डिलीवर कर देगा। आपकी मेन जिम्मेदारी यही रहेगी कि आपको
यहाँ पर ये देखना है कि रिदम बैक टू नॉर्मल आया है या नहीं आया है। एंड उसके लिए वो स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो जाता है कि एज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर आप रिदम कितने टाइम बाद चेक करेंगे। तो एवरी 2 मिनट्स रिदम चेक करना होता है स्लैश एवरी 5 सेकेंड्स। ये एक अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एवरी 5 साइकिल्स या फिर एवरी 2 मिनट्स, उतने 5 साइकिल करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स लगी जाएंगे। एक साइकिल में जो रेशो आप यूज़ कर रहे होते हैं एडल्ट्स के लिए वो स्टैंडर्ड 30:2 की होती है। बच्चों में भी 30:2 की होती है। दो बच्चों में अगर दो रेस्क्यूअर अवेलेबल है तो वो 15:2 का चेंज हो जाता है। लेकिन बेसिक मेरा पॉइंट है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक लाइफ थ्रेटनिंग टैकेरिथमिया है जिसमें हम डीसी शॉक डिलीवर करेंगे। टोटल कितने डीसी शॉक डिलीवर होते हैं तो हम टोटल मिला के 3 देंगे। अगर 3 के बावजूद भी नहीं हुआ तो देखो 2-2 मिनट के बाद हम एनालाइज कर रहे हो। अगर 3 दिए तो 3 × 2 6 मिनट्स। अगर 6 मिनट के बावजूद भी कोई क्लाइंट रिकवर नहीं किया तो वो ऑलरेडी ब्रेन डेड हो चुका होगा, तो फिजिशियन उसको डिक्लेयर डेड कर देंगे, या ब्रेन डेड तो एटलीस्ट वो हो ही गया होगा। तो ऐसे केस में यूजुअली रिससिटेशन आगे करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो फाइनल डिसीजन वो फिजिशियन या अटेंडिंग जो टीम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पर नॉर्सेट 2021 में उसने क्या करा कि उसने सेम एमसीक्यू में दैट इज उसने ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के बारे में पूछा। जो मैंने आपको बताया 200 जूल्स बाईफेजिक, आजकल हम जो मशीन्स अवेलेबल है वो मोनोफेजिक नहीं है, बाईफेजिक मशीन है जैसे मैंने बताया। तो ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर में पीडियाट्रिक एस्पेक्ट भी डालती है। तो पहली बात तो मान लो कोई बच्चा आपके कैजुअलिटी में आया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये बच्चा जो है ये हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का ही अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा है। और ये इसने क्या करा कि इलेक्ट्रिकल जो केबल होता है उसमें अपनी उंगली डाल दी। जैसे बच्चों का आपने छोटे बच्चों को देखा होगा वो जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं उसमें फिंगर डालने की कोशिश करते हैं। तो बिजली का झटका लगा और उस बिजली के झटके के बाद में वो अनकॉन्शियस हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई। और उसकी मदर जो कि हमारे ही हॉस्पिटल स्टाफ या हॉस्पिटल के किसी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं की बच्चा है, और वो हमारे कैजुअलिटी में लेके आए और आप और मैं ड्यूटी पे हैं राइट एज नर्सिंग अफसर्स। तो लेट अस सी कि हमें क्या करना होगा इन दिस चाइल्ड, अनकॉन्शियस चाइल्ड विद इलेक्ट्रोक्यूशन। तो जैसे ही मैंने ईसीजी यहाँ पर कनेक्ट करी तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ रहा था। आप जानते हैं बिजली के झटके में जो रिदम क्रिएट हो जाता है हार्ट में, उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या इस बच्चे में हम एडल्ट वाला मशीन से डीसी शॉक डिलीवर कर सकते हैं? और पहली बात तो ये है कि बच्चे की छाती जो है चेस्ट का साइज छोटा होगा, तो क्या हम पैडल्स जो हैं जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एक पैडल आप राइट साइड पे थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगा दीजिए, एक लेफ्ट साइड पे गोइंग इन द लेफ्ट एक्सिलर लगा दीजिए, तो क्या ये पैडल आप एडल्ट में लगा पाओगे? तो एडल्ट वाले पैडल्स बच्चे में लगा पाओगे? तो बेसिक पॉइंट है कि बच्चे की छाती का क्योंकि साइज छोटा है, तो अगर आप दोनों पैडल्स को लगाने की कोशिश करोगे तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, मशीन शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और फायर भी नहीं करेगी। तो बच्चों में एक तो रिकमेंडेड है कि आइडियली तो देखो पीडियाट्रिक के लिए जो पैड्स होते हैं, जो पीडियाट्रिक्स के लिए पैड्स होते हैं वो अलग से होते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक पैड को आप एंटीरियरली स्टर्नम पे लगा दीजिए और एक पीछे बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको एडल्ट पैड्स का पोजीशनिंग बताई है। बच्चों में तो ऑब्वियसली जैसे एडल्ट में लगाते हैं आइडियली तो वैसे ही लगाना चाहिए, पर क्योंकि पैडल्स का साइज बिग है तो एडल्ट वाले अगर बच्चे में लगाने की नौबत आ गई और सेपरेट पीडियाट्रिक पैड्स अवेलेबल नहीं है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर पीडियाट्रिक वाले पैड्स अवेलेबल नहीं है तो एडल्ट वाले पैड्स भी लगाए जा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? एक एंटीरियरली स्टर्नम पे और एक बीच में बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, और ये डीसी शॉक डिलीवर हो जाएगा। लेकिन आइडियली पीडियाट्रिक पैड्स यूज होने चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी उम्र से आइडियली की बात करो? अब आ रहे हैं, मतलब ये नॉर्सेट में सवाल था, नॉर्सेट 21 में, कि भाई एक्चुअली में ये एमसीक्यू की एक ऑप्शन थी कि पीडियाट्रिक पैड्स को कितनी उम्र के नीचे लगाना चाहिए। और मैं एक और क्राइटेरिया तो वैसे ही आपको बता ही रहा हूँ, मैंने एज मेंशन नहीं करी है, दैट इज़ कि अगर वजन 25 किलो के नीचे तब भी आइडियली पीडियाट्रिक पैड्स को यूज़ करना चाहिए। आपने याद रखना है कि 8 साल के नीचे स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक पैड्स अवेलेबल होते हैं किट के अंदर ही। तो फॉर चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स ऑफ एज यू हैव टू एंश्योर दैट पीडियाट्रिक पैड्स आर टू बी यूज्ड। और अगर बच्चे का अगर बच्चे का डील डॉल और जो बिल्ट है, मान लो टीनेजर है 12-14 साल का एंड इज अ हेफ्टी चाइल्ड, तो कोई इश्यूज नहीं है, उसका वेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा लेकिन स्पेसिफिकली ये गाइडलाइंस मेंशन्ड है और ये एमसीक्यू की एक ऑप्शन थी कि पीडियाट्रिक पैड्स शुड बी डिप्लॉयड एट एज लेस देन 8 ईयर्स ऑफ एज। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लस मैंने बताया कि बिजली के झटके से कौन सा एरिथमिया डेवलप होता है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का फिलहाल, वो है कि वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ट्विचिंग होती है, वहाँ पे डीसी शॉक काम करता है, क्योंकि डीसी शॉक की जो मशीन होती है वो हार्ट को रीस्टार्ट नहीं करती। डीसी शॉक की मशीन का मेन काम होता है वो एरिथमिया को, डिसरिथमिया को टर्मिनेट करती है, ताकि हार्ट नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट हो जाए। फ्लैट लाइन ईसीजी में ए सिस्टोल के केस में डीसी शॉक एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिदम्स डीसी शॉक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपका आंसर रहेगा ए सिस्टोल, जिसमें फ्लैट लाइन ईसीजी प्रेजेंट है और हमें स्पेसिफिकली एड्रेनलिन इस पर्टिकुलर केस में यूज करना पड़ेगा। अब एक बार हमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करी तो मैं ये भी रिमाइंड कराऊंगा कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सडन डेथ, जैसे एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है और वो बॉल के पीछे दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते कोलैप्स कर गया, तो यूजुअली जो एरिथमिया देखने को मिलता है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दो मैंने कार्डियोमायोपैथी वाले एस्पेक्ट में इसको डिस्कस किया हुआ है। सडन कार्डियक डेथ की डेफिनेशन भी पूछी गई थी नॉर्थ से 2021 में, मैं रिपीट कर ही चुका हूँ। विद इन 1 आवर ऑफ ईदर बीइंग हर्ड और सीन नॉर्मली, सडन कार्डियक डेथ इन अ गाय प्लेइंग फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, मतलब कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी है तो उसमें यूजुअली कार्डियोमायोपैथी जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है उसका नाम है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हार्ट में मसल्स ज़्यादा हैं, तो मोस्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर हार्ट में मसल ज़्यादा तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि अगर हार्ट में मसल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस ऑक्सीजन डिमांड की वजह से इश्केमिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से ये यंग इंडिविजुअल कोलैप्स कर जाएगा और इसकी एक्सपायरी हो जाएगी बाय द टाइम द पर्सन इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो एस्पेक्ट्स जो डिस्कस करेंगे ईसीजी में वो है एसटी सेगमेंट से रिलेटेड। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि एसटी सेगमेंट की पोजीशन कहाँ पर थी। मैं हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। देखिए मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस और टी वेव्स को ड्रॉ किया है, जहाँ पर जिस जगह पे एस वेव फिनिश होती है, जिस जगह पे एस वेव फिनिश होती है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है